श्री विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 11 में हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत अध्याय चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। चीनती का मतलब होता है, सब जानते हैं, लोक भाषा में चीनना मतलब पहचान, ठीक है ना। तो चंपा काले अक्षर नहीं चीनती ये पद्य खंडी के अंतर्गत है, जिसके रचनाकार कवि हैं कवि त्रिलोचन शास्त्री। तो कवि त्रिलोचन शास्त्री जी जो है वैसे प्रकृति वर्णन के हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप से। तो आधुनिक युग के कवि त्रिलोचन शास्त्री जी ने इस पाठ में क्या है, इस पाठ का शीर्षक, उसका भाषांश क्या है, तो आइए हम जानते हैं इस पाठ में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती कविता के रचनाकार त्रिलोचन जी हैं, ठीक है। प्रस्तुत कविता त्रिलोचन के धरती संग्रह में संकलित है। तो इनकी एक रचना है धरती संग्रह, जिसमें ही उसके ही एक शीर्षक लिया गया है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। यह पलायन के लोक अनुभवों की मार्मिकता से अभिव्यक्त है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया, जैसे हम काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना। तो हम का मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर को हम क्या कह देते हैं, उसकी मतलब भैंस की संख्या इस तरह से समांतर बता देते हैं, तो यहाँ पर उसका विशेषण दिया गया है, ठीक है ना। तो काला अक्षर वगैरह, तो कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, पलायन के लिए, ठीक है ना। तो पलायन के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। तो पलायन मतलब क्या है, देखिए पलायन की बहुत अच्छी उदाहरण देता हूँ मैं भी। तो अभी क्या चल रहा था, अभी कोविड-19, और कोविड-19 से क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ। तो उस लॉकडाउन में क्या हुआ, जो लोग शहरों में, गांव से शहरों में रुपया पैसा कमाने रोजगार के लिए गए थे या कहीं वो रह रहे थे, ठीक है ना, तो उसके बाद उनका क्या है, अपने घर की ओर लौटना हुआ, तो वहाँ से उनका क्या कहलाया, पलायन, ठीक है। तो इसी तरह की क्या है, उसी पलायन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। तो क्या होता है, ये एक मतलब इस बात का क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या हुआ, एक पलायन, यानी कि पलायन वो सब समझ गए। और आर्थिक स्थिति में दूसरा उनका एक पक्ष इस पाठ में ये है कि जो घर किस बात से टूटता है, सबसे बड़ा उसका क्या होता है, संबल आर्थिक स्थिति। यदि रुपया पैसा नहीं हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, खाने पीने के लिए अगर लाले पड़ जाए, तो ये समस्या क्यों हुई, अभी हुई थी ये, ठीक है ना। तो इस महामारी के कारण, तो इस स्थिति में अब आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध भी घर परिवार के वो घर टूटने लगता है क्योंकि आर्थिक स्थिति मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, और रुपया पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए, खाने पीने के लिए, जो जीवन हमें चलाना है उसके लिए सब जाते हैं, ठीक है ना, रुपया कमाने के लिए। तो कवि ने गांव में रहने वाली लड़की चंपा के माध्यम से उस अनपढ़ लड़कियों की स्थिति का वर्णन किया है जो अभी तक पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझती हैं। तो जो पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं समझती हैं, जो बिल्कुल कैसी हैं, निरक्षर है। अनपढ़ अलग बात होती है, निरक्षर मतलब होता है जिससे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है कि भाई आ बना है, ठीक है ना, कि छा है कि रा है कि ना है, क्या है। तो इस तरह से ये सबकी स्थिति एक ऐसी तो है नहीं, सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे भी नहीं है, सब अनपढ़ भी नहीं है, सब निरक्षर भी नहीं है, कुछ साक्षर भी हैं। तो इस तरह से क्या है, वो वहाँ पर उनको बताया गया है। चंपा जो क्या है, इस कविता का, इस काव्य का मुख्य पात्र है। तो कागजों पर लिखे काले अक्षरों से निकलते स्वर को देखकर चंपा को आश्चर्य होता है। चंपा सुंदर नामक एक ग्वाले की बेटी है, और ग्वाले मतलब गाय वगैरह पशुओं का, पशुधन का देखरेख करने वाले, और स्वयं पशुओं को चराने का काम करती है। तो चंपा क्या है, वो मतलब कहाँ जाती है, वो गांव के बाहर जंगल वगैरह इस तरह से वहाँ पर वो क्या है, पशुओं को चराने के लिए जाती है। आमतौर पर सब जानते हैं कि ग्रामीण परिक्षेत्र क्षेत्र में या इस तरह के परिवेश में, वातावरण में कोई पढ़ाता लिखाता तो है नहीं, तो उनका ही वर्णन किया है कि चंपा एक यहाँ पर क्या है, सुंदर नामक एक ग्वाले की क्या है, लड़की है, जो क्या है, अनपढ़ है, निरक्षर है, ठीक है ना, वो अक्षर नहीं चिनती है, नहीं पहचानती है, और पशुओं को चराने का काम करती है। जंगल में उसको घास चरने के लिए पशुओं को ले जाती है। तो साफ बात है कि आप देखिए, यहाँ पर शहरी माहौल में तो पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं, लेकिन अब वो क्या करती है, पशुओं को चराती है, तो निरक्षर तो लगभग होगी ही। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ा लिखा हो, स्कूल भी जाता हो, भैंसे भी चराने जाता हो, तो ऐसा नहीं होता। तो पढ़ाई लिखाई से उसका कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कभी जब पढ़ने
लिखने बैठते हैं तो चंपा उनकी पठन लेकर सामग्री चुराकर उन्हें तंग करती है। ठीक है, अब देखिए किसी की भी क्या बात वही आ गई ना, मुहावरे वाली, लोकोक्ति वाली के काला अक्षर भैंस बराबर, तो उसे क्या लेना देना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से, तुम्हारे पेन से, तुम्हारी डायरी से, है कि नहीं। इस तरह से तो उनके कागज़ पर लिखते हुए जो चंपा जब अक्षर देखती है, पढ़ना लिखना कवि का देखती है, तो वो उसके लिए परेशान करती है, तंग करती है। तो कवि को कागज़ पर लिखकर देख चंपा उनसे प्रश्न करती है कि यह क्या है अच्छा काम है। कवि चंपा को गांधी जी का उदाहरण देकर पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, लेकिन चंपा यह मानने को तैयार नहीं होती है। ठीक है ना, कवि उसे समझाते हैं कि यदि वह पढ़ लिख लेगी तो ब्याह के बाद उसका पति पैसे कमाने के लिए दूर कलकत्ता चला जाएगा, तब वह उसे अपना संदेश भेज सकेगी। और पति पैसे कमाने के लिए दूर कलकत्ता चला जाएगा वहाँ पर, तो उसका भेजा हुआ पत्र वो पढ़ सकेगा। ठीक है ना, और उसका भेजा हुआ जो पत्र है वो आने की, इस तरह से कहने का मतलब ये कि वो उसको एक महत्व समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी व्यवसाय वाली बात हो, कम से कम साक्षर तो होना चाहिए, इतना तो हमें पढ़ना लिखना भाषा का तो ज्ञान होना चाहिए, जो भी है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि यदि तुम्हारा ब्याह जब होता है तो तुम्हारा पति जब होगा पढ़ने के लिए, मतलब या पढ़ने लिखने कहने का मतलब वो काम धंधे के लिए, इस तरह से अगर वो बाहर चला जाता है, उसका पत्र आता है, कोई चीज़ आती है, तो क्या होगा, तुम उसे पढ़ पाओगी या फिर उसका उत्तर दे पाओगी नहीं, तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा, पराधीन होना, मतलब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। परंतु पढ़ाई लिखाई के महत्व से अनभिज्ञ चंपा कहती है कि अव्वल तो वह ब्याह करेगी ही नहीं, और यदि हो भी गया तो अपने पति को सदैव अपने साथ ही रखेगी। अब देखिए परिस्थितियाँ अपने महत्वाकांक्षाओं की, अपनी इच्छाओं की अनुरूप उसकी गुलाम थोड़ी होती हैं, परिस्थितियाँ कब कैसी बन जाए, लेकिन उसका कहना ये है, कहती है वो क्या कहती है कि मुझे पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो कहती है अगर ब्याह करेगी तो ब्याह ही नहीं करेगी, पहली बात तो ये उसकी समस्या अगर समझ में आती है। तो वो कहती है यदि हो भी गया तो पति को सदैव साथ रखेगी, ये पत्र का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की क्या है, वह ऐसे कलकत्ता का नाश चाहती है जहाँ जाने के बाद कोई अपनों को याद ही ना करे। तो यहाँ पे कई तरीके से उन्होंने कई बात में समझाया है कि मतलब अब वो चाहती है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बात को उजागर किया गया कि रोजगार की अगर समस्या समाप्त हो जाए, इस तरह की अगर जो पलायन वाली जो समस्या है, जैसे अभी लॉकडाउन में हुई है, आप सब जानते ही हैं। ठीक है ना, मजदूरों का पलायन जो हुआ है, मजदूरों की मौतें हुई हैं, तमाम प्रकार से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है आर्थिक स्थिति में। ठीक है ना, उसकी दयनीय स्थिति हो गई है। तो वो यही चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि इस तरह से कलकत्ता ना बने, कलकत्ता में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने घर के धंधे हों, ठीक है ना, धंधा पानी हो, सब तो बाहर नहीं जा सकते। तो ये उनका अपना यहाँ पे कह सकते हैं कि आंतरिक पक्ष कविता का। तो वो क्या कहते हैं, देखिए पहला है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब दो पंक्तियों में उनका शुरुआती वही है कि चंपा जो है वो काले अक्षर तो नहीं जानती है, पढ़ना लिखना नहीं जानती, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो निरक्षर है, और जब वो पढ़ने बैठ जाते हैं तो वो कहाँ उसके समीप, कवि के समीप आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती, उसे बड़ा अचरज होता इन काले चिन्हों से, चिन्हों मतलब चिन्ह, कहने का मतलब उसके लिए तो एक चिन्ह ही है। ठीक है, से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसा रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाए मतलब क्या होता है, चौपाया मतलब होता है चार पैरों का, यानी कि चार पैर के गाय वगैरह है, बकरियां हैं, कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है ना, जानवर। तो चिन्ह यानी कि अक्षर, अचरज मतलब होता है आश्चर्य, और चिंती मतलब पहचानने वाले, मतलब गाय चराने वाला, गाय पशुओं के इस तरह कहते हैं। चरवाई मतलब चरने के लिए जाना। तो देखिए वो कहते हैं, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि चंपा नामक लड़की एकदम क्या है, अनपढ़ है। ठीक है, वह काले अक्षरों को पहचानती तक नहीं है, वह निरक्षर जो है वो नहीं जानती उसके लिए। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो कौतूहलवश आश्चर्यपूर्ण वह मेरे पास आ जाती है, और उन शब्दों से, उन अक्षरों से निकलने वाले स्वर हैं, ठीक है ना, मतलब उनको पढ़ते हुए बाँचते हुए सुनते हैं कि भाई इनसे क्या ध्वनि निकलती हो। अब देखिए कोई अनपढ़ होगा, हम कुछ पढ़ रहे हों, गुनगुना रहे हैं, कुछ भी इस तरह से कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो एक सिर्फ आवाज़ मात्र होगी। ठीक है ना, तो ज्ञान तो नहीं होगा। तो वही सोच सोच कर हैरान परेशान होती है कि इतने काले प्रतीकों में वे ध्वनि कैसी निकलती है। ठीक है, वह इन अक्षरों में छिपे रहस्य को समझने में असमर्थ रहती। कभी आगे कहते हैं कि चंपा सुंदर नामक एक ग्वाले की क्या है, बेटी है। ठीक है ना, जो आजीविका के लिए गाय भैंसा पालता है, और उसकी जो बेटी है जो क्या करती है, वो चंपा
गाय चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए वहाँ पर पिता का सहयोग करती है, वो खुद चरवाहे के रूप में काम करती है, ठीक है ना। तो उन 4 पैरों वाले जानवर अर्थात गाय भैंसों को चराने जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चंपा कैसी है, अनपढ़ है। मतलब अब सब जानते हैं, सब ये है, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो क्या होता है, पशुओं के समान होता है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की, बुद्धि निर्णय की क्षमता ही नहीं होती है। इसी तरह पशुओं के समान हो जाता है वो केवल, ठीक है ना, उसके लिए खाने पीने से मतलब रह जाता है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। उधम मतलब परेशान करना, तंग करना। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ उस कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ, ठीक है ना, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो, दिन भर क्या है काम, बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो चंपा क्या कहती, देखिए वो कहते हैं उसके स्वभाव के बारे में। चंपा वैसे तो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है ना, और स्वभाव से बहुत चंचल है, नटखट है, ठीक है। और कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा उधम करती है, तंग करने लगती है। और वह उनकी क्या है कभी जो लिखते रहते हैं, लेखन करते हैं, उस समय तो उनकी वो कलम या पेन जो वगैरह ठीक है ना, वो चुरा ले जाती है। और उनका कभी कभी तो वो पेज भी गायब कर देती है, उसे ढूंढकर, जैसे तैसे कलम को, उस पेज को क्या है वो ढूंढ कर ले आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, परेशान हो जाते हैं, और बाद में क्या है वो परेशान हो जाते हैं। तब चंपा प्रश्न करती है कि तुम दिन भर क्या करते रहते हो, कागज को गोदते रहते हो, ठीक है ना, दिन भर उसको गोदते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है। वो उनसे प्रश्न करती है क्या काम बहुत अच्छा है। तो कभी इसको सुनकर क्या करने लगते हैं, बहुत मतलब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन उनकी मुस्कुराहट को देखकर चंपा अपने प्रश्नों पर इस तरह की कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है और चुप हो जाती है, ठीक है। तो आज बच्चों देखिए हमने इस पाठ में चंपा काले अक्षर नहीं चिंती में आपके 2 पद्यांशों की व्याख्या की। शेष पद्यांश आपके अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।